नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और ब्राज़ील की तरफ से है। एक दिन पहले ये खबर सामने आया था कि अभी ब्राज़ील की तरफ से अपनी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को लेकर भारत से मदद मांगा जा रहा है, यानी कि फ्यूचर में इन सबमरीन की मेंटेनेंस और रीफिट के लिए ब्राज़ील की तरफ से भारत से मदद मांगा जा रहा था। इसके बाद ये पता चला कि अभी भारत की तरफ से ब्राज़ील को अपनी एआईपी सिस्टम को भी ऑफर किया जा रहा है, यानी कि अगर ब्राज़ील अभी आगे चल के अपनी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को रीफिट करने के लिए भारत से मदद लेता है तो डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए एआईपी सिस्टम को भी भारत की तरफ से ब्राज़ील को ऑफर किया जाएगा, जिसे अभी इंडियन नेवी की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन के लिए डिजाइन किया गया है। और एक बहुत ही बढ़िया ऑफर होने वाली है, प्रपोजल होने वाली, जो कि भारत की तरफ से ब्राज़ील को दिया जा रहा है, क्योंकि सबमरीन में कोई भी चीज को इंटीग्रेट करना काफी मुश्किल काम होता है और इसके लिए सबमरीन की हर सेक्शन को काटना पड़ता है और फिर दोबारा उसको वेल्ड करना पड़ता है, और बार बार ऐसा करना सबमरीन की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पर नेगेटिव असर डालता है और ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है। तो इसी वजह से जब भी सबमरीन में कोई मेजर रिफिट करना होता है तो सभी अपग्रेड सेम टाइम पर कर दिया जाता है। और इसी मौके में अगर ब्राज़ील चाहे तो अपनी सबमरीन में डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए ऑफर किए गए एआईपी सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकता है। इसके अलावा अभी ब्राज़ील की तरफ से भारत से एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने के मैन्युफैक्चर करने को लेकर मदद मांगा जा रहा है। ब्राज़ील के नेवी चीफ एडमिरल मार्कस की तरफ से बात बताया गया था कि वो अभी अपनी नेवी में 2 हेलीकॉप्टर कैरियर को इंडक्ट करना चाहते हैं, जो कि उनकी एग्जिस्टिंग फ्लैगशिप नाम अटलांटिको को रिप्लेस करने वाला है। ये वेसल 25,000 टन डिस्प्लेसमेंट क्लास के वेसल्स होने वाले हैं और मल्टीपर्पज वेसल्स होने वाले हैं। और इसमें खास करके ब्राज़ील की तरफ से अभी भारत की कोचिन शिपयार्ड से मदद लेने का फैसला किया जा रहा है, जिसके पास आईएनएस विक्रांत जैसे 45,000 टन क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का अनुभव मौजूद है और वो कोचिन शिपयार्ड के साथ मिलकर अपनी नेवी के लिए 2 हेलीकॉप्टर कैरियर को डेवलप करने की कोशिश करने वाले हैं। और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होने वाली है, जहां पर कोई इंडियन शिपयार्ड अभी किसी दूसरे देश के लिए हेलीकॉप्टर कैरियर को मैन्युफैक्चर करने वाला है। अगला अपडेट इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को लेके, और अभी हम सबमरीन में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो अभी एक इंडिजिनस इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 5 मेगावाट क्लास की इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम होने वाला है और इसे वो 2027 तक रियल वर्ल्ड कंडीशन में टेस्ट करने वाले हैं। इस इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को डेवलप करने का मेन कारण ये है कि इसे आगे चल के प्रोजेक्ट 76 के अंदर बनाए जाने वाले सबमरीन में मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से इस्तेमाल करने का प्लान किया गया है, जिसमें वो एक कंप्लीट इंडिजिनस सबमरीन को डेवलप करने वाले और इसका डिस्प्लेसमेंट 3,000 टन के आसपास होने वाला है। मझगांव डॉक लिमिटेड का कहना है कि जो 5 मेगावाट क्लास की इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम होने वाली, इसे आगे चल के कन्वेंशनल या फिर पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि हमें सबमरीन की प्रोपल्सन सिस्टम की टेक्नोलॉजी में कंप्लीट सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में मदद करने वाला है। अभी अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 5 मेगावाट क्लास की इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम काफ़ी कम होता है, तो आप सभी को ये बात जान रखना चाहिए कि अभी हमारे प्रोजेक्ट 75I में जो सबमरीन बनाया जाने वाले या खरीदे जाने वाले, उसमें 2 मेगावाट क्लास की इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि 5 मेगावाट क्लास की प्रोपल्सन सिस्टम पर जो अभी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से काम किया जा रहा है वो कितना ताकतवर होने वाला है और कितनी स्पीड को प्रोवाइड करने वाला है। अगला अपडेट M777 हाउजर की तरफ से। अभी हमारे पास ऐसे 145 हाउजर मौजूद है, जिनको यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदा गया था। एक 155 mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन है, जिसे खास करके इसकी लाइटवेट कैटेगरी की वजह से एक्वायर किया गया था, ताकि इसे माउंटेन रीजन में आसानी से डिप्लॉय किया जा सके, क्योंकि इसको ज़रूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर से भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है, जो कि इनको लद्दाख और पहाड़ी एरिया में क्विकली डिप्लॉय करने में काफ़ी सुइटेबल ऑप्शन बनाता है। ये गन फिलहाल 30 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर तक मैक्सिमम स्ट्राइक कर सकते हैं, यानी कि बेस ब्लेड एमुनिशन के साथ ये लगभग 30 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकते हैं। नॉर्मल एमुनिशन के साथ 24 से 25 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं और एक्स कैलिबर एमुनिशन के साथ ये 40 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे कि हमको लॉन्ग रेंज आर्टिलरी स्ट्राइक की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि चाइना के पास काफ़ी लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने वाला आर्टिलरी गन मौजूद है, तो अभी भारत की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग M777 हाउजर्स को या गन्स को फर्दर अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है। और रिसेंटली BAE सिस्टम की तरफ से M777 गन के एक ER वेरिएंट को डेवलप किया गया था और हमारी जो एग्जिस्टिंग गन है
इनको भी ER वेरिएंट में अपग्रेड किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए अभी इनको एक बड़े साइज की गन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो कि 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन होने वाला है। और ये एग्जिस्टिंग 39 कैलिबर गन को रिप्लेस करने वाला है, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग गन्स की रेंज को 30 से 40 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के आसपास इंक्रीज कर सकता है। यानी कि एक्सटेंडेड रेंज वाले बेस ब्लेड एमुनिशन के साथ और एक्स कैलिबर एमुनिशन के साथ ये गन आराम से 70 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर पाएगा, जो कि इसकी रेंज को लगभग 2 गुना तक बेहतर कर सकता है। अगला अपडेट जोरावर टैंक को लेके, जो कि भारत का इंडिजिनस लाइट टैंक है। वैसे अगर हमारी बाकी किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो उसके मुकाबले जोरावर टैंक का डेवलपमेंट काफी तेज हुआ है और 1 महीने पहले इसकी इंटरनल टेस्टिंग को कंप्लीट करने के बाद अभी पता चल रहा है कि जोरावर टैंक की प्रिलिमिनरी ऑटोमेटिव ट्रायल और फायरिंग ट्रायल को भी कंडक्ट किया जा रहा है और इस टेस्ट को अभी डिजिट कंडीशन में किया गया था। इसके एक वीडियो को DRDO की तरफ से एक दिन पहले रिलीज किया गया था, जिसमें जोरावर टैंक की फायरिंग ट्रायल के कुछ क्लिप्स को शेयर किया गया था। वैसे DRDO की स्टेटमेंट के मुताबिक इस दौरान जितने भी पैरामीटर सेट किए गए थे वो सभी पैरामीटर सफलता के साथ हासिल कर लिया गया था और जोरावर टैंक की परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक पाया गया था। जहां तक मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात रही तो इसकी फायरिंग ट्रायल के दौरान अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो टैंक काफ़ी हद तक स्टेबल नज़र आ रहा था और साथ ही इसकी फायरिंग के दौरान टैंक में ज़्यादा रिकॉल भी नोटिस नहीं किया जा रहा है, जो कि इस कैटेगरी की लाइटवेट टैंक के साथ अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम सेम कंडीशन में रशियन ओरिजिन स्पिरिट टैंक या चाइनीज ओरिजिन टाइप 15 टैंक को कंपेयर करेंगे तो उनका जोरावर टैंक के मुकाबले रिकॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि एक्यूरेसी पर थोड़ा असर डालता है और ये एक मेन कारण है जिस वजह से फायरिंग ट्रायल के दौरान जोरावर टैंक ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी को हासिल कर लिया था। आगे चल के मूविंग कंडीशन में भी इसकी फायरिंग ट्रायल को किया जा सकता है, जो कि इसके लिए काफी जरूरी होने वाला है और अभी देखने वाली बात यह होगी कि मूविंग कंडीशन में किस तरीके से परफॉर्म करता है और सेम तरह की एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।